નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 4 કથની ઓર કરનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે અને પીડીએફની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। तो आ वीडियो तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधों वगैरह सुधी जरूर थी शेर करजो। प्रश्न नंबर 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलू, मनुष्य को अभिमान है, तो जवाब आवशे अपने गुणों पर। बीजू, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में, तो जवाब आवशे टहलने लगे। त्रीजू, मनुष्य स्वयं को समझता है, तो जवाब आवशे गुणों की खान। चौथुं, सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं, तो અહીં જવાબ આવશે પૂજા કે लिए। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, પોતે શબ્દ અર્થ है, તો જવાબ આવશે પુત્ર का पुत्र। ત્યાર પછી છઠ્ઠું, असमान आचरण करने वाला, तो जवाब आवशे अनादर के पात्र बनते हैं। सातमું, कथनी और करनी में सदैव, तो जवाब आवशे समानता रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1 ब, वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। पहलू, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ, तो અહીં જવાબ આવશે तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं। बीजू, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, तो यह एक यात्री बस कंडक्टर से कहता है। त्यार पछी जोईए त्रीजू, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ, तो जवाब आवशे मकान मालिक बच्चे से कहते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 अ, परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। तो અહીં તમને જે પરિચ્છેદ આપવામાં આવેલો છે તે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને ત્યાર પછી નીચે આપવામાં આવેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે મેળવીએ। પહેલો સવાલ, समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य करना। ત્યાર પછી બીજો સવાल, टाल मटोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती, तो जवाब आवशे समय के पाबंद व्यक्ति को। ત્યાર પછી ત્રીજું, महापुरुषों ने समय को क्या माना है, तो जवाब आवशे सच्चा गुरु। चौथुं, इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो અહીં જવાબ આવશે आत्मतृष्टि। ત્યાર પછી પાંચમું, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए, तो जवाब आवशे दुरुस्त यानी कि ठीक करना। ત્યાર પછી छठ्ठુं, देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है, तो जवाब आवशे पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगाया पर सकुशल। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 ब, परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है, तो जवाब आवशे समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता। मुंह में से निकले हुए शब्द, कमान में से निकले हुए तीर, बंदूक में से निकली हुई गोली, ये चीज़ें ऐसी है जो वापस नहीं आ सकती। त्यार पछी जो बीजो सवाल, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तो उत्तर आवशे बुद्धिमान व्यक्ति समय का पाबंद होता है, वो अपना कार्य समयानुसार करते हैं, वह अपने समय का सदुपयोग करता है। त्रीजो सवाल, समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है, उत्तर समय की व्यावहारिक मान्यता यह है कि वह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए उचित समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है। ત્યાર પછી ચોથું, ગદ્यांश को उचित शीर्षक दीजिए, समय का महत्व એવું આપણે શીર્ષક આપી શકીએ। પાંચમું, સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ, તો टाल मटोल, तो जवाब आवशे घालमेल। बीजू है निकम्मा, तो जवाब आवशे बेकार। त्रीजू है शिक्षक, तो અહીં जवाब आवशे गुरुजी अथवा तो अध्यापक। चौथું है लक्ष्य, तो जवाब आवशे ध्येय। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, विरोधी शब्द लिखिए। एमां छे सदुपयोग, तो एनो जवाब आवशे दुरुपयोग। संतोषનું વિરોધી થશે असंतोष, આરંભનું વિરોધી થશે અંત અને ગુરુનું વિરોધી થશે શિષ્ય। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को फिर से लिखिए, એટલે કે અહીંયા તમને જે ફકરો આપવામાં આવેલો છે આ ફકરાને તમારે ધ્યાનપૂર્વક ફરી વખત લખવાનો છે, કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ ન થાય એ રીતે। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 અ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું, बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होता है, तो जवाब आवशे पौधे को विकसित होने के लिए हवा, पानी और गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, इसलिए पौधे को हवा, पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है, इसलिए बरसात में पौधे लगाने से फ़ायदा होता है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है, उत्तर ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है,
अपने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું, बाग में टहलने से क्या लाभ होता है। उत्तर, बाग में टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाता है। खास बात यह है कि इससे मधुप्रमेह के रोग में भी लाभ होता है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું, मकान मालिक क्यों हंसने लगा। उत्तर, जब किराएदार ने मकान मालिक किराया मांगने आया तो किराएदार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात अनुसार मकान मालिक हंसने लगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। उत्तर, फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मनभावन सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, धूम्रपान वर्जित है यह वाक्य कहाँ कहाँ पर लिखा होता है। उत्तर, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। ત્યાર પછી जो ત્રીજો सवाल, आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। उत्तर, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीद का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું, हम हंसी के पात्र कब बनते हैं। उत्तर, जब हम आदर्श की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हंसी के पात्र बनते हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો સવાલ, गलत ढंग से काम करने से क्या होता है। उत्तर, गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है। काम का बेहतर परिणाम नहीं मिलता। एक ही काम को बार बार निरीक्षण करना पड़ता है, जिससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है। ત્યાર પછી जो छठो सवाल, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। उत्तर, सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हमारी गलती हो तो हमें गलती मान लेनी चाहिए, तो ही हमें सम्मान के पात्र बन सकते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है। पढ़ाई में अच्छे गुण प्राप्त करने से सम्मान के पात्र बनते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 5A, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे दो दो वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो पहलू અહીં આપણને આપેલું છે પૂર્ણ વિરામ। તો જોઈએ આપણે તેના વાક્યો। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। બીજું વાક્ય, कई गुणों से सवारा है। બીજું આપણે જોઈએ અર્ધવિરામ। તો અહીંયા વાક્ય આવશે, आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। અને એમાં છે આગળ, एक दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करने। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું યોજક ચિહ્ન। તો અહીંયા વાક્ય બનશે, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे અને आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। ત્યાર પછી ચોથું अवतरण चिन्ह। तो बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમું પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન। तो यहाँ આવશે, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं અને लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5B, नीचे दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए।
पहलू युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 પાંડવ थे। તો આ રીતે આવશે જવાબ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ જે પાંડવો છે તેના નામની પછી અહીંયા આપણે અલ્પવિરામ મૂકવું પડશે। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 પાંડવ थे। बीजू वेदांत कलकत्ता चला गया है, तो जवाब आवश्य वेदांत कलकत्ता चला गया है। त्रीजू कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है, तो जवाब आवश्य कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है। चौथू राधा कृष्ण नाच रहे हैं, तो राधा कृष्ण नाच रहे हैं। पांचवू चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रश्न नंबर 6, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। पहलू, सच्चाई जब पता चलती है तो पछताने लगता है का वह है, तो आ रीते जवाब आवशे सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है। बीजू मना है तोड़ना फूल, तो फूल तोड़ना मना है। त्रीजू स्नेह की परिवार वाले वर्षा से है गुदगुदाते मन को, तो जवाब आवशे परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं। चौथू राम वन लक्ष्मण गए सीता और गए में, तो जवाब आवशे राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 7, पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों के अर्थ लिखिए। पहलू आपेली है कहावत चोर चोर मोसरे भाई, तो जवाब आवश्य एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। बीजू एक पंथ दो काज, तो जवाब आवश्य एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। त्रीजू जन बची लाखों पाए, तो जवाब आवश्य गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए। चौथू दीवार के भी कान होते हैं, तो जवाब आवश्य चुपके से बात सुन लेना। पांचवू जिसका खाए उसका गाए, तो जवाब आवशे जिससे लाभ उसी की तरफदारी। ત્યાર પછી છઠ્ઠું આવશે छोटा मुँह बड़ी बात, तो અહીં આપણો આ રીતે જવાબ આવી શકે અનધિકારી દ્વારા कही हुई गैर जिम्मेदारी की बात। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7b, कहावतों के अर्थ के उचित विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का चिन्हित कीजिए। पहलू आपेलू है गुरु गुड़ चेला चीनी, तो एनो जवाब आवशे गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना। बीजू जान है तो जहान है, तो जवाब आवशे जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। त्रीजू चिराग तले अंधेरा, तो जवाब आवशे गुणी के घर अवगुणी। चौथू जैसी करनी वैसी भरनी, तो जवाब आवशे उपरोक्त में से एक भी नहीं। ત્યાર પછી પાંચમું नेकी और पूछ पूछ सदा प्रश्न करते रहना, तो जवाब आवशे भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8 संज्ञाओं को जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए। तो अहीं तमे जोई शको छो કેટલીક संज्ञाओं आपेली है। तो सर्वप्रथम આપણે जातिवाचक જોઈએ तो एमां हरियाली, बीमारी, पंछी, सागर, आभूषण અને पुस्तक आवशे। भाववाचकमां बुढ़ापा, सच्चाई અને ધૃણા આવશે, જ્યારે સમૂહવાચકમાં ગુચ્છા, झुंड, वर्ग, परिवार અને गिरोह। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8b, रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। एम पहलू भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, तो जवाब आवशे भाववाचक। बीजू चोरों का गिरोह पकड़ा गया, तो जवाब आवशे समूहवाचक। त्रीजू छे सागर बहुत गहरा है, तो અહીં जवाब आवशे जातिवाचक। ત્યાર પછી चौथું गंगा पवित्र नदी है, तो અહીં जवाब आवशे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पांचमું बाजार में बहुत भीड़ है, तो जवाब आवशे समूहवाचक। અને છઠ્ઠું आप लड़ाई मत कीजिए, तो जवाब आवशे भाववाचक। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9, अपनी राय लिखिए। तो અહીંયા पहलो सवाल, आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे, क्यों? उत्तर, अगर मेरे पिताजी मुझे झूठा बहाना बनाने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब हम एक बार झूठा बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और लोगों को भी सच्चाई का साथ देने के लिए समझना चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, दुकान की जगह में होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते, क्यों? उत्तर, दुकानदार की जगह में होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क नहीं करने देता, क्योंकि सब लोगों के लिए नियम वही लागू होते हैं। अगर मैं किसी और को स्कूटर पार्क नहीं करने दूँ तो मुझे अपने बेटे पर भी वह नियम लागू करना चाहिए, और अपने बेटे को भी स्कूटर नहीं पार्क करने दूंगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार लिखिए। एમાં પહેલું, मोबाइल से लाभ या हानि। तो જોઈએ उत्तर, मोबाइल फ़ोन विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। इसके कारण लोगों की सोचने समझने का तरीका ही बदल गया है। दुनिया में सभी के पास आजकल मोबाइल है, और वर्तमान में तो मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन का रूप दे दिया गया है, जिससे इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि जो कार्य एक कंप्यूटर करता है वह सभी कार्य अब स्मार्टफोन में भी हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आया है, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो या फिर कृषि का। मोबाइल के आविष्कार के कारण लोग चलते फिरते
दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख भी सकते हैं। पुराने ज़माने में जो संदेश पहुंचाने सप्ताह भर से ज़्यादा का समय लग जाता था, आजकल वह संदेश चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यह सब कुछ सिर्फ मोबाइल फ़ोन के कारण ही संभव हो पाया है। मोबाइल फ़ोन के कारण दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव तो आए हैं, लेकिन साथ ही यह अपने साथ कई दुष्परिणाम भी लेकर आया है। तो सबसे पहले मोबाइल के लाभ यानी कि फ़ायदे देखते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना है सरल, कभी भी संपर्क करना है सरल, कैमरे से फ़ोटो खींचना, ब्लूटूथ की सुविधा है, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट की सुविधा, यह उनके फ़ायदे हैं। अब हम मोबाइल का जो गैर लाभ है वह भी देख लेते हैं, उसकी क्या क्या हानिकारकता है। तो दुर्घटना के शिकार बनना, युवाओं और विद्यार्थियों में मोबाइल की लत, गाना और चैटिंग में बिन जरूरी समय बर्बाद करना, मोबाइल फ़ोन पर गलत तस्वीरें, परिवार के साथ कम समय बिताना, ये सब उसके गैरफायदे हैं। बीजो सवाल, आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? उत्तर, मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा नुकसानदायक है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्द समझ में नहीं आते, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल खड़ी होती है। एक बार इंटरनेट चले जाने की वजह से कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने हाव भाव से अच्छी तरह से समझाते हैं। कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है और हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है। इस वजह से मुझे कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। आज वृक्षों की निरंतर कटाई के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। हमें इस ओर सोचना चाहिए तथा हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। कैसे बचाएं पर्यावरण को? तो पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली को संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य पेड़ों, पौधों, पशुओं, पक्षियों और पूरे ग्रह की सुरक्षा से है। अधिक से अधिक पेड़ लगाए, वन्य जीवों और वर्षावन की रक्षा करें, कम उपभोग करें, दोहराए फिर से उपयोग करें, पानी की खपत कम करें। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો સવાલ, तकनीकी के ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि? उत्तर, विज्ञान और तकनीकी के अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और इसके विकसित होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती है। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका तकनीकी विकास बिल्कुल ही न्यूनतम है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास किसी भी देश के लोगों के लिए किसी अन्य देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। विज्ञान और तकनीकी का विकास इसके तथ्यों के विश्लेषण और उचित समझ पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी का विकास केवल विज्ञान और तकनीकी से ही संभव है। विज्ञान और तकनीकी के लाभ, तो शिक्षा स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी, जीवन स्तर में सुधार, कृषि की स्थिति में सुधार, व्यापार में विकास। विज्ञान और तकनीकी के नुकसान देखते हैं। तो समय की बर्बादी, प्रदूषण का स्तर बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, तकनीकी आलसी बन रही है, तकनीकी से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और क्राइम रेट में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, पाठ नंबर 4 ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 5ના સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।